नमस्कार, मैं बजरंग सिंह चारण आर्य एजुएब से। आज के इस बिंदु में हम बाबर के भारत आक्रमण की चर्चा करेंगे। पिछले बिंदुओं में हमने बाबर के मातृ प्रदेश यानी मूल निवास स्थान व अफगानिस्तान में उसके आबाद होने के संदर्भ में चर्चा की। साथ ही उसके 1520 तक के जो 4 आक्रमण हुए, उनके बारे में भी विस्तार से परिचर्चा की। अब यहाँ हम पानीपत के प्रथम युद्ध की चर्चा करेंगे। जैसा आप सभी को ज्ञात है कि बाबर ने 1520 तक आते-आते 1520 ईस्वी तक अपनी स्थिति को मजबूत बना लिया और उसने पंजाब के ऊपर अपने आधार को स्थापित करने की कोशिश की और इसी श्रृंखला में उसने एक तरह से पंजाब के ऊपर अपनी स्थिति को मजबूत बनाया। 1526 के अंदर उसके पुत्र हुमायूं ने हिसार फिरोजा पर अधिकार कर लिया। कि वैसे ये हिसार फिरोजा की जो लड़ाई थी, ये हुमायूं का पहला युद्ध था और इसमें वो विजयी रहा। और जो बाबर था, वो इसे एक सुगुन के तौर पे देख रहा था कि उसके पुत्र की ये पहली विजय संभवतः भारत विजय का आधार रखेगी। इस समय हम पंजाब की स्थिति की चर्चा करें तो पंजाब सूबे की राजधानी थी लाहौर और दौलत खां लोधी था, वो पंजाब का प्रभारी था। इसके साथ साथ बाबर ने ये पुरजोर कोशिश की कि अफगानों के आपसी मतभेद का फायदा उठाकर वो दिल्ली के ऊपर अपना अधिकार स्थापित करे। यहाँ आप ध्यान में रखिए कि दौलत खां लोधी और आलम खां वैसे दोनों रिश्तेदार हैं किसके? इब्राहिम के। ये एक तरह से इब्राहिम से असंतुष्ट थे क्योंकि इब्राहिम ने इनके साथ बराबर का बर्ताव नहीं करके बर्बरता का बर्ताव किया। इस कारण कुछ इतिहासकार ये भी कहते हैं कि दौलत खां और आलम खां ने ही बाबर को भारत पर आक्रमण के लिए आमंत्रित किया था। कुछ ऐतिहासिक दस्तावेज ये भी कहते हैं कि जो आलम खां लोधी था, वो काबुल गया, वहां उसने बाबर से सहायता की गुहार की और बाबर ने उसे इस शर्त पे सहायता देने का निश्चय किया कि पंजाब सहित पश्चिम के इलाके बाबर को मिलेंगे और दिल्ली पे आलम खां का नियंत्रण होगा। किंतु ये संधि बाद में एक तरह से भंग हो गई। बाबरनामा में बाबर कुछ और ही लिखता है कि राणा सांगा ने उसे भारत पर आक्रमण के लिए आमंत्रित किया था। तो हम पानीपत के युद्ध की पूर्व पृष्ठभूमि के ऊपर चर्चा करें तो पाएंगे कि लगभग 1519 से लेकर 1525 ईस्वी तक बाबर निरंतर पंजाब के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित किए हुए था और इसी श्रृंखला में उसने पंजाब के ऊपर जब आक्रमण किया और नियंत्रण स्थापित कर लिया, तो फिर धीरे धीरे उसका ध्यान दिल्ली की राजनीति की तरफ अग्रसर हुआ और वो दिल्ली की तरफ बढ़ने के लिए तैयार हुआ। अब इस लड़ाई से पूर्व यानी पानीपत के युद्ध से पूर्व की जो घटनाएं थी, उनको हम थोड़ा सा देखें तो हम पाएंगे कि बाबर ने अफगानों की आपसी फूट का एक बहुत बेहतरीन तरीके से फायदा उठाया। यहाँ आप देखिए कि अ, ये कोई आकस्मिक लड़ाई नहीं है पानीपत का पहला युद्ध, बल्कि 1520 के बाद ही ऐसा लगने लग गया था कि इब्राहिम और बाबर कभी भी टकरा सकते हैं। बाबर चूंकि उज़्बेकों से परेशान था, इसलिए वो लंबे समय तक काबुल छोड़ने की स्थिति में नहीं था। फिर जब उसने बल्ख के ऊपर अधिकार किया और उज़्बेकों के संभावित खतरे से उसको मुक्ति मिल गई, तब उसने निश्चित किया कि अब वो भारत के ऊपर आक्रमण करेगा और उसी श्रृंखला में उसने पंजाब के ऊपर नियंत्रण स्थापित करके दिल्ली की तरफ बढ़ने का निश्चय किया। 1525 तक आते-आते उसने एक तरह से अफ़गानिस्तान के अंदर अपनी स्थिति को मजबूत कर लिया और फिर अफगानों की आपसी फूट के ऊपर अपने ध्यान को केंद्रित किए हुए था। और इधर इब्राहिम भी ये समझ चुका था कि दौलत खां, उसका पुत्र और आलम खां बाबर के साथ मिलकर उसकी स्थिति को नाजुक बनाए हुए हैं। तो वो एक तरह से असंतुष्ट अफगान अमीरों को कुचलने की कोशिश कर रहा था। इब्राहिम दौलत खां के साथ साथ आलम खां से भी काफी परेशान था और दौलत खां तातार खां का पुत्र था और ये तातार खां बहलोल लोदी का चचेरा भाई था। तो जिस समय बहलोल सत्ता में आसीन हुआ, तो
तातार खां ने उसकी भरपूर मदद की थी, इसीलिए तातार खां को पंजाब का सूबा दिया गया था। और दौलत खां इतना शक्ति संपन्न हो गया था कि लगभग 65-70 हज़ार की उसके पास सेना थी, अच्छा कोस था, तो किसी तरह से इब्राहिम के दबाव में नहीं आना चाह रहा था। और इसी की परिणति ये हुई कि दोनों के बीच में एक अविश्वास का वातावरण उत्पन्न हुआ। और उसी का नतीजा ये था कि जब इब्राहिम ने दौलत खां को दिल्ली दरबार में आमंत्रित किया, तो उसने अपने पुत्र दिलावर को भेजा। दिलावर से पूछा गया कि भी दौलत खां खुद क्यों नहीं आया, तो कहा कि वो बीमार हैं इसलिए नहीं आ सके। इसको इब्राहिम ने एक अलग संदेह की दृष्टि से देखा कि शायद दौलत खां उसकी अधीनता स्वीकार नहीं करना चाह रहा है। तो फिर तय हो गया कि दौलत खां को शक्ति के बल पर दबाया जाएगा। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए इब्राहिम ने बहार खां के नेतृत्व में एक मजबूत सेना पंजाब भेजी। और इस सेना ने एक तरह से पंजाब के ऊपर अपना अधिकार स्थापित कर लिया और लाहौर के ऊपर कब्जा कर लिया। जब बहार खां ने लाहौर के ऊपर कब्जा किया, तो दौलत खां के लिए एक संकट जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई। इसी समय ये 1524 का वर्ष था जब इब्राहिम ने लाहौर के ऊपर अधिकार किया। बाबर के पास ये खबर पहुंची कि भाई इब्राहिम की सेना दिल्ली से चलकर लाहौर आ गई है। बाबर किसी भी सूरत में पंजाब को नहीं खोना चाह रहा था, तो उसने आनन फानन में सिंध नदी को पार किया और 1524 के अंदर वो पुनः भारत की तरफ आ गया। बाहर का जो इब्राहिम का सेनापति था, वो अपनी स्थिति को मजबूत बना पाता। उसी से उससे पूर्व ही बाबर ने अचानक लाहौर शहर के ऊपर घेरा डाल दिया। इब्राहिम की सेनाएं लाहौर शहर की पनाह से बाहर निकली और बाबर को एक कड़ी चुनौती दी, टक्कर दी। किंतु दुर्भाग्य कहिए कि इस युद्ध के अंदर पराजय इब्राहिम की सेना की हुई और बाबर विजित हो गया। और बाबर ने एक तरह से लाहौर के ऊपर अधिकार कर लिया। लाहौर के साथ साथ उसने दीपालपुर पर भी अधिकार कर लिया और उसने पंजाब के ऊपर दौलत खां के दावे को खारिज कर दिया। इस घटना चक्र से ये स्पष्ट हो गया कि बाबर पंजाब पर पूर्ण नियंत्रण चाह रहा था। इसका मतलब ये है कि वो किसी भी सूरत में पंजाब का सूबा किसी लोधी अमीर को नहीं देना चाहता था। उसका कारण ये था कि वो अच्छे से जानता था कि वो जब दिल्ली के ऊपर आक्रमण करेगा, तो काबुल से लेकर दिल्ली तक का मार्ग बिल्कुल खुला रहना चाहिए। वो उसी सूरत में संभव हो सकता है जब पंजाब बाबर के नियंत्रण में हो। क्योंकि उसे एक डर ये भी था कि अगर किसी अफगान सरदार की हुकूमत में पंजाब सूबा दे दिया जाता है, तो क्या पता आखिरी वक्त के ऊपर अफगान सब एक हो जाए और उसका काबुल जाने का, वापसी का मार्ग ही बंद हो जाए। तो वो ऐसा जोखिम उठाने के पक्ष में बिल्कुल ही नहीं था और उसने पूरे पंजाब के ऊपर अपना अधिकार कर लिया। दौलत खां के दावे को पंजाब से खारिज कर दिया। उसने सियालकोट, केलानौर, लाहौर पर अपने बेगों को नियुक्त कर दिया। एक तरह से मुगल प्रभारियों ने इस इलाके के ऊपर अपनी सत्ता कायम कर ली। और जो दीपालपुर का इलाका था, वो आलम खां लोधी को दे दिया गया। ये आलम खां इब्राहिम का चाचा ही था। किंतु आलम खां भी दीपालपुर से संतुष्ट नहीं था मन ही मन में। और वो एक तरह से एक छुपी हुई नाराजगी लिए हुए था, पर वो खुल के बाबर का विरोध भी करने की स्थिति में नहीं था। जैसे ही बाबर पंजाब से हटा, तो इब्राहिम की सेनाओं ने दीपालपुर के ऊपर घेरा डाला और आलम खां को पराजित कर दिया। किसने? इब्राहिम ने। और आलम खां भागकर काबुल चला गया। और वो जैसे बाबर के दरबार में उपस्थित हुआ, तो दोनों पक्षों के बीच में एक संधि हुई। संधि की शर्त ये थी कि बाबर अपनी सैनिक ताकत के दम पर आलम खां लोधी को दिल्ली के सिंहासन पर बिठाएगा और इसके बदले जो आलम खां था वो लाहौर सहित पश्चिम के पूरे प्रदेशों को स्थायी रूप से बाबर के अधिकार में स्वीकार कर लेगा। और बाबर ने एक सैन्य दल भी भेजा, किसकी मदद के लिए? आलम खां लोधी की मदद के लिए। और लाहौर में अपने सैन्य अधिकारियों को आदेश दिया कि वो आलम खां लोधी की मदद करें। किंतु लाहौर में नियुक्त जो मुगल अधिकारी थे, उन्होंने आलम खां लोधी की मदद में आनाकानी की। और जब उसे वहां से ज्यादा सपोर्ट नहीं मिला लाहौर से,
उसने दौलत खां के साथ एक गठबंधन किया और दौलत खां और आलम खां ने मिलकर दिल्ली के ऊपर आक्रमण किया। किंतु इस आक्रमण में इब्राहिम ने दोनों को पराजित कर दिया, किसको? दौलत खां को और आलम खां को। और एक तरह से ये दोनों वापस भागकर पंजाब की तरफ आए और बाबर काबुल में रहते हुए इस सारे घटना चक्र को बहुत निकटता के साथ देख रहा था और फिर उसने दिसंबर 1525 के अंदर पुनः भारत के ऊपर अपना आक्रमण किया और दिसंबर 1525 ईस्वी में उसने सिंधु नदी को पार किया और वो सियालकोट पहुंचा और सियालकोट से वो लाहौर की तरफ बढ़ा, जहां पर दौलत खां और उसका पुत्र गाजी खां लाहौर पर अधिकार किए हुए थे। क्योंकि 1524 में जब बाबर ने लाहौर पर अधिकार किया, वापस वो काबुल की तरफ लौटा, तो इन अफगानों ने वापस लाहौर के ऊपर कब्जा कर लिया था। और दौलत खां लोधी था, उसने अपनी कमर में दो तलवारें बांध रखी थी और वो कह रहा था कि एक तलवार बाबर के लिए है तो दूसरी तलवार इब्राहिम के लिए है। जैसे ही बाबर लाहौर पहुंचा, दौलत खां लोधी की सेना भाग खड़ी हुई और दौलत खां लोधी को बंदी बना लिया गया। बंदी अवस्था में जब उसको बाबर के समक्ष उपस्थित किया गया तो बाबर बड़ा क्रोधित हुआ और उसने अपने अधिकारियों को आदेश दिया कि इस नमक हराम की टांगे खींचकर इसको नीचे झुका दो। और जैसे ही दौलत खां को नीचे झुकाया गया, बाबर ने उसको कहा कि मैंने तुम्हें अपने पिता जितना सम्मान दिया, तुम्हें पंजाब में एक सुरक्षित इलाका देने तक की संधि स्वीकार की, फिर तूने अफगानों के साथ मिलकर मेरे ही साम्राज्य को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। कहते हैं कि उसको बंदी अवस्था में भेरा भेजा जा रहा था, रास्ते में उसकी मृत्यु हो गई। उसका जो पुत्र गाजी खां था वो भागकर पहाड़ी इलाकों में चला गया। इस प्रकार जैसे ही दौलत खां का प्रभुत्व पंजाब से कमजोर पड़ा, बाबर ने पंजाब के ऊपर अधिकार कर लिया। जैसे ही बाबर का पंजाब के ऊपर नियंत्रण हुआ, तो ये तय हो गया कि इस बार पूरा पंजाब बाबर के नियंत्रण में हो गया है, तो निश्चित रूप से दिल्ली के सुल्तान के लिए एक चुनौती होगी। बाबर के अमीरों ने उसे सलाह दी कि तत्काल हमें दिल्ली के ऊपर कूच कर देना चाहिए, किंतु बाबर एक होशियार सेनापति था। वो इब्राहिम की चालों को देखने की कोशिश कर रहा था। पर पंजाब पर नियंत्रण के पश्चात भी, बाबर के नियंत्रण के पश्चात भी इब्राहिम ने कोई हरकत नहीं की और तो वो धीरे धीरे दिल्ली की तरफ बढ़ा। और इसी श्रृंखला में उसका पुत्र हुमायूं था, उसने हिसार फिरोजा के ऊपर इब्राहिम का अधिकारी था हामिद खां, उसको पराजित करके अधिकार कर लिया। और इस परिस्थिति को या इस स्थिति को बाबर ने काफी मुनासिब समझा। वो मंगोलों के शगुन शास्त्र में विश्वास करता था। जैसे मंगोल किसी सैन्य अभियान के लिए प्रस्थान करते थे तो एक पहली छोटी लड़ाई में विजय के पश्चात वो एक शुभ संकेत मानते हुए आगे बढ़ते थे। तो हिसार फिरोजा की जो लड़ाई हुई वो मुगलों के लिए एक वो सुगुन के अनुसार कार्य करने वाली सिद्ध हुई। और अब बाबर धीरे धीरे दिल्ली की तरफ अग्रसर हो रहा था। पानीपत के युद्ध से पूर्व जो अफगानों के आपसी मतभेद हैं, इसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। तो अब यहाँ अब तक जो कुछ हमने पढ़ा है उसमें आपको याद क्या क्या रखना है कि देखिए, एक तो दौलत खां लोधी का नाम याद रखिए। दौलत खां तातार खां लोधी का पुत्र है। तातार खां कौन है? तातार खां दरअसल बहलोल लोधी का चचेरा भाई है। जब बहलोल ने दिल्ली के ऊपर अधिकार किया था तो तातार खां ने उसकी भरपूर मदद की थी। उसी का परिणाम ये था कि बहलोल ने तातार खां को पंजाब की सूबेदारी दी और तातार खां का पुत्र दौलत खां था। वो सिकंदर लोदी के समय पंजाब में एक सर्वशक्ति संपन्न शासक की हैसियत से शासन करता रहा। किंतु जब इब्राहिम का दौर आया 1517 ईस्वी में, तब दौलत खां और उसके बनी नहीं, क्योंकि इब्राहिम ये चाहता था कि दौलत खां उसके समक्ष एक अमीर जैसा व्यवहार करे, न कि एक स्वतंत्र शक्ति संपन्न शासक जैसा। तो दूसरा किरदार दिखेगा आपको आलम खां लोधी। आलम खां लोधी इब्राहिम का चाचा है और इसको भी कोई सम्मानित स्थिति नहीं मिल पा रही थी दरबार में। सिकंदर के समय ये अपनी अच्छी पोजीशन में था, तो इब्राहिम के इसके साथ भी मतभेद थे। और इन्हीं दो वरिष्ठ अमीरों ने, कहते हैं कि अफगानों की आपसी जो राजनीति थी उसकी जानकारी किसको दी? बाबर को दी। और अफगानों के आपसी इन झगड़ों का फायदा उठाते हुए बाबर ने निश्चित किया कि क्यों न हम अफगानों की इस फूट का फायदा उठाते हुए भारत के ऊपर विजय प्राप्त कर लें। यहाँ आप, जब भी हम ये अफगानों के आपसी संघर्षों को, मतभेदों को पढ़ते हैं, तो ये जानने की जरूरत होती है कि आखिर ये जो अफगान थे
इनमें ये फूट पैदा क्यों हुई? देखिए, बहलोल लोदी ने जब दिल्ली के ऊपर अधिकार किया तो वो तो अफ़गानों की लोदी शाखा से था। पर अनेक दूसरे जो कबीले थे अफ़गानों के, वो भी दिल्ली की तरफ आए। बहलोल ने उनको आमंत्रित किया कि हमें दिल्ली के ऊपर अपना नियंत्रण स्थापित करना चाहिए। इन कबीलों में जैसे नियाज़ी थे, सूर थे, कक्कड़ थे, लोहानी थे, सेरानी थे, आपके जलवानी थे। ये दूसरे कबीले थे। कौन? सूर, लोहानी, जलवानी, आपके सेरानी, ये सारे के सारे वो अफ़गान कबीले थे जो बहलोल के समय भारत आए थे। और इनको भारत में बहलोल ने बराबरी का दर्जा प्रदान किया, क्योंकि आप पढ़ते हैं कि अफ़गानों का राजत्व का सिद्धांत ये है कि सभी कबीले समान होते हैं और जो सुल्तान होता है वो समकक्षों में प्रथम होता है, उसकी कोई विशिष्ट स्थिति नहीं होती। तो बहलोल तो अक्सर ये मानता ही था कि मैं आपका मुखिया हूँ और आप जैसा ही मैं हूँ, मेरे में और आप में कोई फ़र्क नहीं है। सिकंदर लोदी ने भी लगभग इसी रस्म और रिवायत को जारी रखा और एक तरह से उसने जो अफ़गान अमीर थे, उनकी महत्वाकांक्षाओं के ऊपर प्रभुत्व बनाए रखा। पर जैसे ही इब्राहिम का दौर आया, तो इब्राहिम ने ये कहना शुरू कर दिया कि सत्ता तो लोदियों की है, बाकी आपके जो ये सूर है, कक्कड़ है, नियाज़ी है, सेरानी है, लोहानी है, जलवानी है, ये तो हमारे गुलाम हैं, हमारे खिदमतगार हैं, उनको हमारी खिदमत करनी चाहिए। और यही स्थिति या यही सोच इब्राहिम और उसके अमीरों के बीच झगड़े का कारण बन गया। सिकंदर लोदी की मृत्यु हुई। सिकंदर लोदी की मृत्यु के पश्चात उसका एक पुत्र और था। कौन? वैसे तो उसके 9 पुत्र थे, पर एक पुत्र जलाल महत्वपूर्ण था। जलाल खां को जौनपुर का इलाका दिया गया था और यह तय हुआ था कि दिल्ली तो इब्राहिम के पास रहेगी और जौनपुर जलाल के पास रहेगा। तो आरंभ में तो इब्राहिम ने इसको स्वीकार कर लिया अफगान अमीरों के दबाव में, किंतु जैसे ही उसको मौका मिला, उसने अपने भाई जलाल खां की हत्या करा दी। जलाल खां की हत्या के कारण जो वजीर था, कौन? मियाँ भुआ, जो सिकंदर और बहलोल दोनों के समय ही महत्वपूर्ण अ, अमीर के रूप में जाना जाता था, वजीर के रूप में जाना जाता था, वो एक तरह से इब्राहिम से असंतुष्ट हो गया। और जैसे ही मियाँ भुआ और आजम हुमायूं इब्राहिम से असंतुष्ट हुए, तो उनके साथ कड़ा रूखा व्यवहार किया गया, कैद खाने में डाल दिया गया। चंदेरी का जो गवर्नर था, कौन? हुसैन फारमूली, इसका भी वध करा दिया। किसने? इब्राहिम ने। तो एक तो मियाँ भुआ, हुसैन फारमूली और एक आपका आजम हुमायूं, ये आरंभिक अमीर थे जिनके साथ इब्राहिम ने झगड़ा किया। और उसने पंजाब के गवर्नर दौलत खां को भी पत्र लिखा कि वो उसके दरबार में उपस्थित हो। दौलत खां खुद तो नहीं आया और अपने लड़के दिलावर को भेजा। तो दिलावर के साथ इब्राहिम ने बहुत बदसलूकी की। उस कैद खाने में लेके गया किसको? दौलत खां को, जहां उसने अपने अमीरों को बंदी बना रखा था और उनके साथ क्रूरता का व्यवहार कर रहा था। वो दिखाना चाहता था किसको? दौलत खां लोधी के पुत्र दिलावर खां को, कि अगर दौलत खां उसके पक्ष में नहीं हुआ तो यही बर्ताव दौलत खां के साथ या दिलावर खां के साथ होगा। इधर मलिक कक्कड़ और मियां माखन थे, ये किसके पक्ष में आ गए? ये इब्राहिम के पक्ष में थे और इन्होंने एक तरह से इब्राहिम के इर्द गिर्द अपनी सत्ता का केंद्र कायम कर लिया। किंतु दूसरे जो, जैसे अभी हम कह रहे थे कि जो सूर थे, नियाजी थे, लोहानी थे, नुहानी थे, पेरियानी थे, जिलवानी थे, कक्कड़, फारमूली, ये जो दूसरे अफगान कबीले थे, वे बुरी तरह से नाराज हो गए। किससे? इब्राहिम से। और वो इस मुहिम में शामिल हो गए कि कैसे इब्राहिम को दिल्ली की सत्ता से हटाया जाए। और ये नवयुवक सुल्तान समझ नहीं सका कि अफगानों की एकता के बिना दिल्ली के ऊपर उसकी सत्ता को बनाए रखना बहुत कठिन काम है। फिर भी उसने अपने व्यवहार की क्रूरता को वैसे ही बनाए रखा, जैसा वो सत्ता में आसीन हुआ था वैसे कर रहा था।
और इन सारी घटनाओं की जानकारी गोपनीय रूप से किसको थी? बाबर को थी। बाबर ने अंतिम रूप में पानीपत के मैदान में 21 अप्रैल 1526 को इब्राहिम से युद्ध किया और इब्राहिम इस लड़ाई के अंदर पराजित हो गया। 26 फरवरी 1526 को हुमायूं ने हिसार फिरोजा को जीत लिया और बाबर ने इसे एक अच्छा सुगुन मानते हुए आगे बढ़ने का निश्चय किया। 10 अप्रैल को बाबर की सेनाएं पानीपत पहुंच गई और यहां पहुंचने के पश्चात बाबर ने एक व्यवस्थित मोर्चेबंदी की। वो अपने शिविर को ऐसी जगह पे स्थापित करना चाह रहा था जहां पानी की सतत आपूर्ति होती रहे और शिविर के एक भाग को सुरक्षा आधार प्राप्त हो जाए। तो पानीपत को उसने माकूल स्थान के रूप में चुना। यमुना का पानी भी मिल रहा था, साथ ही साथ सुरक्षा की दृष्टि से भी वो अभी पंजाब के बिल्कुल निकट था, तो रसद की भी उसको आपूर्ति हो सके। बाबर ने इस सैन्य विन्यास को इस ढंग से रखा। वो अपनी आत्मकथा में तो लिखता है कि मेरे पास 12,000 घुड़सवार थे, किंतु निसंदेह पानीपत पहुंचते पहुंचते उसकी सैनिक संख्या कुछ और बढ़ गई होगी, क्योंकि असंतुष्ट अफगान थे वो भी उसके साथ आकर खड़े हो गए। और यहाँ उसने कई युद्ध पद्धतियों का उपयोग किया, जिसमें आपकी उस्मान अली तोपों की विधि थी, बंदूकों का प्रयोग था, तूलुगामा था, गतिशील अश्वारोहण था। सबसे पहले हम बाबर के विन्यास को देखें तो उसने केंद्रीय भाग के अंदर कमान को खुद अपने हाथ में लिया और केंद्रीय भाग की सुरक्षा के लिए 700 पहिएदार गाड़ियों को सामने खड़ा किया ऐसी लाइन में, और बीच बीच में गैप रखा ताकि 50-40 घुड़सवारों की संख्या में घुड़सवार शत्रु पक्ष की तरफ जा सके। और इन दो गाड़ियों के बीच में आपस में जोड़कर गाड़ियों को गीले चमड़े से जोड़ा, तोपों को खड़ा करने के स्टैंड बनाए गए, तिपहियां थी एक तरह की लकड़ी का, वो जो फ्रेम था उससे ढककर। और बाबर के पास 14 भारी तोपें थी, जिसको उस्ताद अली कुली और मुस्तफ़ा संभाले हुए थे। और एक तरह से उसने केंद्रीय भाग के सामने सीधी रेखा के अंदर जैसे इस तरह से इन गाड़ियों को खड़ा किया। गाड़ियां सामान ढोने वाली बैलगाड़ियां ही मानो, और उनको गीले चमड़े से आपस में जोड़ दिया ताकि प्रवाह के समय वो इधर उधर बिखरे नहीं। साथ ही उसने तोपचियों की सुरक्षा के लिए लकड़ी की तिपाहियां बनाई और चबूतरे बनाकर बंदूकचियों को भी उनके आहूत में सुरक्षा देने की कोशिश की गई। और एक तरह से सकड़ी मोर्चेबंदी रखी। थोड़ा इसको आप शब्दों में समझ लो तो ज़्यादा समझ में आएगा। बाबर को यकीन था कि इब्राहिम की सैनिक ताकत बहुत ज़्यादा है और इब्राहिम की सेना एक लाइन के अंदर आगे बढ़ेगी यूं, और अगर मैं छोटे घेरे के अंदर रहूंगा तो इब्राहिम अटैक करने में हिचकिचाएगा। तो उसने बाबर ने अपनी केंद्रीय सेना के सामने के हिस्से के ऊपर यानी आरडी लाइन के अंदर गाड़ियों को खड़ा कर दिया और पेड़ों को कटाकर खाइयां बनाकर पेड़ों से मार्ग को अवरोधित कर दिया। और ऐसी मोर्चेबंदी की कि अगर इब्राहिम तेज प्रवाह के साथ वो आगे बढ़े तो जैसे ही वो नजदीक आएगा तो ठिठक जाएगा कि प्रवेश कैसे करें। और ये चाल आखिर में उसकी सफल भी हुई। शाहजादा जो हुमायूं था वो और ख्वाजा कला थे, ये दाएं भाग के ऊपर नियुक्त किए गए। तो वहीं बाएं भाग के ऊपर बाबर का जो भाई था सुल्तान मिर्जा और बाबर का बहनोई था कौन, मेहंदी ख्वाजा, वो नियुक्त थे। अब्दुल अजीज के नेतृत्व में बाबर ने रिजर्व घुड़सवार रखे ताकि जरूरत पड़े तो जिस भी हिस्से को तत्काल सहायता की जरूरत हो तो वहां पे आमद पहुंचाई जा सके। और दाएं सेना के दाएं और बाएं भाग पर तुलुगामा को तैनात किया गया। इस तरह से पूरी योजना के साथ बाबर ने अपनी मोर्चेबंदी बना ली। केंद्रीय हिस्से में खुद नेतृत्व कर रहा था और अब्दुल अजीज को ये स्पष्ट निर्देश था कि जैसे ही लड़ाई शुरू हो और जिस भी भाग के ऊपर दबाव पड़ने लगे तो जैसे ही उसे निर्देश दिया जाए तत्काल उस भाग की मदद के लिए पहुंचे। तुलुगामाओं को यह आदेश था कि जब अफगान बिल्कुल मुगलों के सामने आकर लड़ना शुरू कर दें और बीच की दूरियां बिल्कुल खत्म हो जाए और युद्ध अपने चरम की तरफ बढ़ने लगे, उस समय तुलुगामा को पीछे की साइड से आकर अफगानों के ऊपर अटैक करना था। 18 अप्रैल को
बाबर ने अचानक अफ़गानों के ऊपर आक्रमण किया, किंतु कहते हैं कि 5-6 हज़ार घुड़सवारों के साथ या सैनिकों के साथ बाबर ने ये आक्रमण किया था और अफ़गान इतने उत्तेजित थे कि इस आरंभिक आक्रमण को पूरी तरह से कुचल दिया। बाबर भी कुछ समय के लिए चिंताग्रस्त हुआ कि अफ़गानों की तैयारी कमज़ोर नहीं कही जा सकती है और बाबर की सेनाएँ वापस सुरक्षित अपने केंद्र की तरफ लौट आई और अफ़गान अब काफ़ी उत्तेजित हो गए थे। बाबर आगे बढ़कर आक्रमण करने की इच्छा नहीं रख रहा था। उसका कारण ये था कि बाबर ये चाह रहा था कि अफ़गान सेनाएँ आगे बढ़े, ताकि जैसे ही अफ़गान सेनाएँ उसकी जद में आएगी तो तोपें और बंदूकों का प्रहार उनके ऊपर भरपूर किया जा सकता है। तो तोपों को हिलाया नहीं जा सकता, एक मोर्चे के ऊपर तोपें खड़ी है। तो ऐसे में लगभग 1 सप्ताह बीत गया। इब्राहिम की तरफ से भी कोई हलचल नहीं हुई। आखिर में अफ़गानों ने वो जो 18 अप्रैल वाली घटना हुई, उसके बाद वो उत्तेजित हो गए और 21 अप्रैल को वो बाबर के खेमे के ऊपर टूट पड़े। बाबर इसी चीज़ की प्रतीक्षा कर रहा था कि भई अफ़गान लोग आगे बढ़कर उस पर आक्रमण करें, क्योंकि बाबर आगे बढ़ नहीं पा रहा था। उसका कारण ये था कि उसने सुरक्षात्मक मजबूत मोर्चेबंदी कर ली थी और अपने मोर्चे के अंदर लाना चाह रहा था अफ़गानों को, ताकि उनके ऊपर तोपों का और बंदूकों का भरपूर उपयोग किया जा सके। जैसे याद रखिए कि 14 भारी तोपें थी, उस्ताद अली और मुस्तफ़ा थे, उनके अधीन ये तोपें काम कर रही थी। आपका जो शाहज़ादा हुमायूँ और ख्वाजा कला थे, ये दाएँ भाग के अंदर नियुक्त थे और बायाँ भाग सुल्तान मिर्ज़ा जो माफ़ कीजिए बाबर का भाई था वो और मेहंदी ख्वाजा जो बाबर का बहनोई था, उनकी कमान में थी। अब्दुल अज़ीज़ के नेतृत्व में रिज़र्व घुड़सवार रखे गए थे, जो जैसे ही ज़रूरत पड़ेगी तो सेना के जिस भाग के ऊपर भी दबाव होगा उसकी मदद के लिए ये कूच कर जाएँगे। और 18 अप्रैल का आक्रमण याद रखिए, प्रारंभिक आक्रमण था बाबर का। कुछ तो ये कहते हैं इतिहासकार कि बाबर उत्तेजित करना चाह रहा था अफ़गानों को, ताकि अफ़गान आगे बढ़कर उसके खेमे के ऊपर आक्रमण करे और ऐसा ही हुआ कि 21 अप्रैल को बाबर के खेमे के ऊपर अफ़गान टूट पड़े और ये आक्रमण, पहला आक्रमण इतना तेज़ था कि एक समय के लिए तो बाबर भी ठिठका, किंतु जैसे ही अफ़गान बाबर के मोर्चे के निकट पहुँचे, तो वो भी सकपका गए, क्योंकि मोर्चा इतना सकरा था कि इब्राहिम को अपनी रणनीति बदलनी पड़ी। इब्राहिम की सेना के अंदर 1000 लड़ाकू हाथी भी थे। ये आगे चल रहे थे और जैसे ही ये हाथी तोपों के जद में आए और तोपों के गोलेबारी के कारण हाथियों में एक तरह की भड़कन उत्पन्न हुई और वो पीछे हटने लगे और अफ़गानों ने आगे बढ़कर अच्छा तेज आक्रमण किया, किंतु सकरे मोर्चे के कारण अंतिम रूप से फिर अफ़गानों को अपनी रणनीति बदलनी पड़ी और इसी समय बाबर ने, जब अफ़गान अपनी रणनीति बदल रहे थे, पूरा फ़ायदा उठाया और उस्ताद अली और मुस्तफ़ा ने तोपों का भरपूर प्रयोग करते हुए इब्राहिम के पक्ष के ऊपर इतनी ज़बरदस्त गोलाबारी की कि उसकी सेना के अग्रभाग की जो बढ़त थी वो एक ही झटके में ख़त्म हो गई। यहाँ पर ध्यान रखिए कि बाबर जो युद्ध मोर्चेबंदी किए हुए था, उसकी स्थिति ये थी कि जैसे ही अफ़गान सेनाएँ तोप और बंदूकों के जद में आएगी, तभी मुगलों को उनके ऊपर आक्रमण करना है। तोपों को सजाने की इस विधि को उस्मानी विधि कहा जाता है। मैं बा आगे बताऊँगा और जैसे ही ये लड़ाई शुरू हुई, इब्राहिम भी एक वीर सैनिक की तरह लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुआ। बाबर कहता है कि दोपहर होते-होते युद्ध अपने चरम पे पहुँच गया था और इब्राहिम एक नौसिखिए सेनापति की तरह लड़ा और इस लड़ाई के अंदर वो लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गया। ये दिल्ली सल्तनत की स्थापना के बाद पहला अवसर था कि दिल्ली सल्तनत का कोई सुल्तान युद्ध भूमि में लड़ते हुए मारा गया। तो वो कौन था? इब्राहिम था। अब यहाँ बाबर की विजय हो गई और अफ़गानों की पराजय हो गई। यहाँ कुछ शाब्दिक अर्थ को भी आप समझ लें, जैसे तुलुगामा पद्धति, ये क्या थी? जैसे पीछे भी हमने चर्चा की है। दरअसल तुलुगामा उज़्बेकों की युद्ध रणनीति हुआ करती थी। इसमें क्या होता था कि सेना के दाहिने और बाएँ भाग के ऊपर रिज़र्व घुड़सवार खड़े किए जाते थे पीछे के हिस्से में। जब लड़ाई शुरू होती तो ये जो पीछे के हिस्से पे खड़े हुए घुड़सवार होते थे, ये दोनों छोरों से आगे बढ़ते शत्रु पक्ष के पीछे, मतलब घेरा डालते। तो शत्रु पक्ष मानो बीच में आ जाता, तो पीछे से ये घेर लेते, यानी तो जो तुलुगामा होता था वो पीछे से घेर लेता और जो आपका
मुख्य जो सेना का हिस्सा होता था वो आगे से युद्ध करता। ऐसी स्थिति के अंदर बीच में फँस जाती सेना और उसका भरपूर विनाश किया जाता था। यहाँ एक उस्मान तोपों को रखने की उस्मानी विधि है, ये क्या है एक्चुअल में, इसको भी ध्यान में रखिए कि देखिए 1500 और 14 ईस्वी में चालदीरान के युद्ध के अंदर जो रूमी सुल्तान थे, उन्होंने ईरान के सफ़ी शासक इस्माइल शाह के खिलाफ इस विधि का उपयोग किया था। इसमें क्या करते थे कि 2 गाड़ियों के बीच में जगह छोड़कर उसे तोपें रख दी जाती थी। पीछे लकड़ी की तिपाई होती थी, मोटे लकड़ी के फट्टे होते थे, ताकि जो आपका तोपची है, उसको सामने से तीरों से, बंदूकों से बचाया जा सके। तो इसको इस तरह से तोपों को सजाने की विधि को उस्मानी विधि कहा जाता है, क्योंकि उस्मानियों ने, रूमियों ने ईरानी जो शासक था सफ़ी इस्माइल शाह, उसके खिलाफ सबसे पहले इस विधि का उपयोग किया था। तो तुलुगामा उज़्बेकों की विधि थी और उस्मानी विधि रूमियों या रूमियों की विधि कही जा सकती है। और अब इस युद्ध के बाद बाबर की स्थिति काफ़ी मजबूत हो गई। इस युद्ध के बारे में कुछ कथन कहे जाते हैं, जैसे कि पानीपत का युद्ध भारत के भाग्य का नहीं बल्कि लोदियों के भाग्य का निर्णायक युद्ध हुआ, क्योंकि लोदियों की सत्ता सदा के लिए भारत से खत्म हो गई। पानीपत के युद्ध में ध्यान में रखिए कि इब्राहिम के पक्ष में ग्वालियर का शासक था ना, विक्रमजीत या विक्रमाजीत, ये भी लड़ता हुआ मारा गया। और जैसे ही इसमें उसने विजय प्राप्त की, इसने बाबर ने, तो उसके मुंह से निकल गया कि काबुल की गरीबी अब नहीं, और उसने काबुल के प्रत्येक निवासी को चांदी का एक एक सारू की सिक्का दान में दिया। इसी उदारता के कारण बाबर को क्या कहा जाता है, कलंदर भी कहा जाता है। और इसी युद्ध में विक्रमाजीत से जब ग्वालियर पर आक्रमण किया था ना, किसने, हुमायूं ने, तो उसने कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था। तो उसने, हुमायूं ने जब ये कोहिनूर का हीरा बाबर को भेंट किया, तो बाबर ने ये हीरा वापस हुमायूं को दे दिया। और रसब्रुक विलियम लिखते हैं कि पानीपत के युद्ध के साथ ही बाबर के इधर उधर भटकने के दिन समाप्त हो गए। इस प्रकार 21 अप्रैल 1526 को एक निर्णायक युद्ध के अंदर बाबर ने अफगानों को पराजित करके दिल्ली के ऊपर अधिकार कर लिया। इस विजय के पश्चात बाबर ने निजामुद्दीन औलियार बख्तियारुद्दीन काकी की दरगाह पर जाकर जियारत की, और तुगलकाबाद में उसने अपना शिविर स्थापित किया, और फिर दिल्ली में उसने अपने नाम से, या यूं कहिए कि अपने शासन की प्रतीक चिन्ह के रूप में खुतबा पढ़ा, और यहीं उसने बादशाह के रूप में दिल्ली के सिंहासन पर अधिकार कर लिया। ये पानीपत का प्रथम युद्ध हो गया। अब इस युद्ध में इब्राहिम की पराजय के क्या कारण थे, तो कोई बहुत ज्यादा टिपिकल नहीं है, तो वो संक्षिप्त में बता देता हूं। एक तो अफगानों का आपसी फूट, इस पर हमने चर्चा की है पहले ही, कि जो दौलत खां था, आलम खां, ये एक तरह से बाबर के साथ मिले हुए थे। दूसरा, इब्राहिम का अनुभवहीन होना। इब्राहिम एक अनुभवहीन नवयुवक था। उसको न तो ये पता था कि सेना का संचालन किस तरह से किया जाए। जोशीला जरूर था, गुस्सैल बेहद था, इसी कारण वो अफगानों को नियंत्रित करने में असफल रहा। तीसरा बड़ा कारण था बाबर का युद्ध कौशल। बाबर का युद्ध कौशल, देखिए, वो तो लगभग 11 साल की उम्र में ही मैदान जंग में उतर चुका था। मध्य एशिया की अनेक युद्ध पद्धतियों का उसे ज्ञान था, जैसे तो आपका ये तोलुगामा, या तोपों का प्रयोग, बंदूकों का प्रयोग। जबकि भारत में अभी इस तरह की पद्धतियां बिल्कुल अनभिज्ञ स्थिति में थी। तो लोदी सुल्तान इस मंजे हुए रणभूमि के खिलाड़ी का सामना करने में असफल रहा। तो ये मोटे मोटे कारण कहे जा सकते हैं जिन कारणों से बाबर की विजय हुई और इब्राहिम लोदी की पराजय हुई। इस युद्ध में इब्राहिम मारा गया,
यहीं पानीपत में ही एक सम्मान के साथ हुमायूँ ने उसको दफ़न किया और कहते हैं कि उसकी माँ को जब ये सूचना मिली तो एक सांत्वना भरा पत्र भी लिखा किसने, बाबर ने, और कहा कि आप अब हमें मुझे अपना बेटा स्वीकार करें। तो इस तरह से पानीपत के पहले युद्ध में बाबर ने विजय प्राप्त कर ली। कल के भाग में बाबर की अन्य लड़ाइयों के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।